आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे रिफॉर्म्स इन इंडियन एग्रीकल्चर कि इंडियन एग्रीकल्चर में क्या क्या रिफॉर्म्स आए, क्या क्या बदलाव आए। पहले क्या स्थिति थी वो आप पढ़े, अब क्या क्या उसमें रिफॉर्म्स और बदलाव की ज़रूरत है जिससे हमारा एग्रीकल्चर सिस्टम जो है स्मूथली जो है रन कर सके और एक अच्छा मतलब जीडीपी में अपना कंट्रीब्यूशन दे सके। तो क्या क्या रिफॉर्म्स की ज़रूरत है वो हम लोग इस वीडियो लेक्चर में डिस्कस करेंगे। सो वेलकम बैक टू ऑनलाइन पोर्टल ऑफ क्वालिटी कोचिंग क्लासेस। First of all, I am going to tell you what are the reforms in Indian agriculture. First is land reforms. बदलाव किसमें सबसे पहले करना है? लैंड में, है ना। लैंड रिफॉर्म्स में क्या देखेंगे कि एबॉलिशन ऑफ इंटरमीडिएट्स एंड रिमूवल ऑफ जमींदारी सिस्टम, यूज ऑफ न्यू टेक्नोलॉजी एंड हाई यील्डिंग वैरायटी ऑफ सीड्स। कि आपने जो पढ़ा था, क्या जमींदारी सिस्टम पढ़ा था ना, कि वो लोग क्या करते हैं कि फार्मर्स की लैंड के जो ओनर है नॉमिनल हेड बन जाते थे, है ना। और वो लोग क्या करते थे कि फार्मर से लगान वसूलते थे और उस लगान का कुछ पार्ट अपने पास रख के वो ब्रिटिशर्स को यानी कि ईस्ट इंडिया कंपनी को भेजते थे। तो ये जो बीच में जो काम कर रहे थे, एबॉलिशन इसका करना ज़रूरी था। और जो भी मतलब ज़मींदारी सिस्टम है उसको रिमूव करना बहुत ज़रूरी था, जिससे क्या होगा कि किसान का एक्सप्लॉयटेशन ना हो, है ना। और वो कैसे हो पाएगा? जब हम लोग इस ज़मींदारी सिस्टम को हटा देंगे या इंटरमीडिएट्स को हटा देंगे कि हम जो मतलब जो फार्मर्स जो है सेल कर रहा है वो डायरेक्ट मार्केट में अगर जाके सेल करेगा, ना कि इंटरमीडिएट्स यानी कि जो बीच में आ गया, है ना। वो क्या करेगा, कम से कम चीप रेट में ख़रीदता था। लेकिन अगर फार्मर जो है डायरेक्ट मार्केट में जाके सेल करेगा तो हो सकता है उसके प्रोडक्ट्स के उसको अच्छे दाम मिल जाए। लेकिन ये जो इंटरमीडिएट्स थे या ज़मींदारी सिस्टम था वो बहुत ज़्यादा हावी था, इसलिए किसान का जो है मतलब ग्रोथ नहीं हो पा रहा था और वो एक अच्छा प्रॉफिट जो है अर्न नहीं कर पा रहा था। अगर इसमें रिफॉर्म की ज़रूरत है, लैंड रिफॉर्म की बहुत ज़रूरत थी। क्यों? क्योंकि जो भी जो लैंड है उसका नॉमिनल हेड अगर फार्मर होगा तो उसे कोई लगान नहीं पे करना होगा और उसका जो प्रॉफिट बचेगा वो शायद ज़्यादा हो, इसलिए ज़मींदारी सिस्टम को हटाना बहुत ज़रूरी था। नेक्स्ट इज़ सीलिंग ऑन लैंड होल्डिंग। पहले हमने बताया था कि जब ब्रिटिशर छोड़ के गए तो लोग जो है लैंड को कैप्चर करने लगे, ये मेरा लैंड है, ये मेरा लैंड है। लेकिन इसमें क्या गवर्नमेंट ने इंटरफेरेंस किया और सीलिंग कर दिया कि इतना लैंड किसका है, ये लैंड किसका है, उन्होंने बताया। इट रिफर्स टू फिक्सिंग द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ लैंड दैट वन कैन होल्ड। इसमें क्या किया कि फिक्स कर दिया कि ज़्यादा से ज़्यादा लैंड जो है कौन कितना होल्ड करेगा, यहाँ पे गवर्नमेंट बताएगी। एग्रीकल्चर इक्विटी, इससे क्या होगा, सब में समता रहेगी। ऐसा नहीं है कि कोई बहुत ज़्यादा ज़मीन में कैप्चर कर लिया तो उसका बड़ा ज़मीन हो गया, कोई छोटा सा ही ज़मीन पाया, तो ये इक्विटी नहीं थी, समानता इसमें नहीं थी। इसलिए एग्रीकल्चर इक्विटी की बात की कि नहीं, सबको जो है उतना ही अमाउंट ऑफ लैंड मिलेगा कि एक पर्सन जो है उतना ही होल्ड कर सकेगा। ठीक, इसमें जो है गवर्नमेंट का इंटरफेरेंस हुआ और फिर जाके लैंड को फिर बांटा गया। फोकस ऑन ऑपरेटिव फार्मिंग और जॉइंट फार्मिंग। किसमें फोकस किया कि जॉइंट फार्मिंग में हम लोग फोकस करेंगे। इससे क्या होगा, मोर फोकस ऑन कलेक्टिव परचेज और जॉइंट परचेजिंग ऑफ सीड्स, HYV सीड्स एक्सेट्रा। कि जैसे मान लो किसान को किसी चीज़ की खेती करनी है, अब एक किसान अकेले काम कर रहा है तो उसका जो है परचेजिंग पावर अगर उतना नहीं है तो वो क्या करेगा, उधार लेगा, है ना, रिलेटिव से, फ्रेंड से उधार लेगा, उसके बाद उसमें वो काम कर पाएगा। अगर लेकिन वो जॉइंट फार्मिंग करता है, किसी के मिल के साथ काम करता है, तो उसकी जो है कलेक्टिव परचेज भी बढ़ जाएगी, वो ईजिली जो है सीड्स परचेज कर सकेगा, है ना। और क्या परचेज करना होता है, फर्टिलाइजर्स, HYV, है ना, हाई यील्डिंग वैरायटी ऑफ सीड्स खरीद सकता है। तो वो कैसे हो पाएगा पॉसिबल, जब वो किसी के साथ ज्वाइंट हो पाएगा, तभी ज्वाइंट फार्मिंग हो पाएगी और एक अच्छा प्रॉफिट वो जनरेट कर सकता है। तो इसमें जो है अब हम लोग पढ़ेंगे जनरल रिफॉर्म्स क्या क्या थे, है ना। सबसे पहला क्या है, एक्सपेंशन ऑफ इरिगेशन फैसिलिटी। इरिगेशन फैसिलिटी यानी कि सिंचाई की जो व्यवस्था है उसको जो है बढ़ाया गया। और कैसे,
In 1951, 17% of land was under permanent means of irrigation. 1951 तक केवल 17% लैंड जो है किसके उसके पास क्या था, इरिगेशन की फैसिलिटी थी, परमानेंट इरिगेशन फैसिलिटीज अवेलेबल थी 17% ऑफ लैंड इन 1951। और उसको जब एक्सपेंशन करना है तो फिर वो क्या हो गया, 2010 तक देखो 35% जो है लैंड जो है उसको इरिगेशन फैसिलिटी मिल गई। दे आर नॉट डिपेंड ऑन मानसून कि वर्षा होगी तो मेरा जो है खेत जोत जाएगा और सिंचाई हो जाएगी, ऐसा कुछ नहीं है ना। अब डिपेंडेंसी जो है ख़त्म करने के लिए इरिगेशन फैसिलिटीज़ को एक्सपेंड किया गया और 2010 तक गवर्नमेंट ने 35% ऑफ लैंड जो है वो इरिगेशन फैसिलिटी उसको प्रोवाइड कराई। और ये आपका जो डेटा है वो अकॉर्डिंग टू वर्ल्ड बैंक रिपोर्ट के अकॉर्डिंग है। नेक्स्ट इज इंस्टीट्यूशनल क्रेडिट कि उधार कहाँ से लेंगे। हमने बताया था कोई बैंक नहीं था, लेकिन अब बैंक की भी सुविधा गवर्नमेंट लेके आई, तो इंस्टीट्यूशनल क्रेडिट की फैसिलिटी लेके आई, जिसमें नाबार्ड हैज़ बीन सेटअप एज एन एपेक्स इंस्टीट्यूशन ऑफ रूरल क्रेडिट इन 1982। 1982 में जाके नाबार्ड, जो कि नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, ये किसका बैंक है, रूरल डेवलपमेंट के लिए, एग्रीकल्चर रूरल डेवलपमेंट के लिए ये बैंक जो है अपेक्स बैंक कहलाया। और अब फार्मर्स को किसी भी रिलेटिव्स, फ्रेंड्स, साहूकार इसके ऊपर डिपेंड होने की ज़रूरत नहीं है पैसे के लिए। अब वो ईज़िली जो है यहाँ से लोन ले सकते हैं, वो भी कम से कम रेट ऑफ इंटरेस्ट में। और ये 1982 में इसलिए इस नाबार्ड बैंक को लाया गया कि जो भी फार्मर्स को पैसे की कमी है, उन्हें लोन लेना है तो वो ईज़िली जो है ले सके, और हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट जो कि रिलेटिव्स या फ्रेंड्स चार्ज करते थे वो ना हो सके उनसे, क्योंकि वो डेब्ट ट्रैप में फंस जाते थे। इसलिए इंस्टीट्यूशनल क्रेडिट की सुविधा लाई गई, बैंक बनाए गए, रीजनल रूरल बैंक सुने हो ना आप लोग, RRBs बनाए गए, उन्हीं का हेड बैंक नाबार्ड है। नाबार्ड ही जो है RRBs को फाइनेंस देता है। थर्ड इज रेगुलेटेड मार्केट एंड कोऑपरेटिव। A regulated market is a system where the government control the forces of demand and supply। हमने बताया था कि किसान को एक ऑर्गेनाइज मार्केट नहीं दिया गया था कि जहाँ पे वो जाके अपने प्रोडक्ट्स को सेल कर सके, लेकिन अब गवर्नमेंट ने क्या किया कि एक मार्केट बनाया जिसका कंट्रोल किसके पास है, गवर्नमेंट के पास है। और गवर्नमेंट ही डिसाइड करेगी कि किस चीज़ का डिमांड है और किस चीज़ का सप्लाई चाहिए। तो इस रेगुलेटेड मार्केट में क्या होगा, लोग कोऑपरेट करके, एक दूसरे से कोऑपरेट करके फार्मर्स जो है काम कर सकते हैं। मान लो कोई खरीदने आया, किसान कुछ खरीदने आया, तो अगर कई किसान मिल के आएंगे तो हो सकता है कि वो बार्गेनिंग जो कर सकते हैं वो कर सकते हैं। अकेला किसान खरीदेगा तो बार्गेनिंग नहीं हो पाएगा। या सेल करने आ रहा है तो बल्क में सेल करने के लिए आएगा तो वो जितने चाहे दाम भी, मतलब अच्छे खासे दाम भी ले सकता है एक फार्मर्स। तो रेगुलेटेड मार्केट की सुविधा उपलब्ध कराई। फोर्थ इज कोऑपरेटिव मार्केटिंग सोसाइटीज आर एस्टैब्लिश टू इंक्रीज दी बार्गेनिंग पावर। कोऑपरेटिव मार्केटिंग सोसाइटी बनाई गई जिसको कि जो बार्गेनिंग पावर है वो इंक्रीज किया जा सके। किसका, किसान का। मान लो किसान गया है कुछ खरीदने कि मुझे फर्टिलाइजर्स चाहिए, ठीक है, तो अकेले जाएगा तो हो सकता है उसको महंगा मिले, लेकिन जो है अगर वो कई किसानों के साथ मिल के फर्टिलाइजर्स या सीड्स वगैरह खरीदने जाएगा तो उसकी बार्गेनिंग पावर बढ़ जाएगी, क्योंकि उनको बल्क में खरीदना होगा। आप अच्छे से जानते हो कोई भी चीज़ बल्क में खरीदी जाती है तो उसमें डिस्काउंट अच्छा मिल जाता है ना। इसलिए बार्गेनिंग पावर को इंक्रीज करने के लिए कोऑपरेटिव मार्केटिंग सोसाइटीज़ जो है बनाई गई। ठीक, लास्ट है हमारा मिनिमम सपोर्ट प्राइस और सपोर्ट प्राइस पॉलिसी। MSP क्या है कि मान लो किसान जो है पहले अवेयर नहीं था, एजुकेटेड नहीं था, तो उनके पास जो खरीदने जाता था उनके मतलब गेहूं को, चावल को, तो वो जो भी प्राइस प्रोवाइड कराता था उसमें वो बेच देते थे। उन्हें नहीं पता होता था कि मार्केट प्राइस क्या चल रहा है। तो एक तरह से ये क्या था कि हो सकता है किसान ज़्यादा प्रॉफिट कमा सकता था लेकिन नहीं कमा पाया, है ना, उसको भी चिंता हो जाती है फार्मर्स को। तो उसके लिए क्या किया गवर्नमेंट लेके आई मिनिमम सपोर्ट प्राइस। इसमें क्या हुआ कि गवर्नमेंट ने फिक्स कर दिया कि तुम अगर 6 रुपये किलो गेहूँ बेचोगे, है ना, तो हम ले लेंगे।
लेकिन उससे कम में बेचोगे तो तुम्हें नहीं बेचने की ज़रूरत है, उससे ज़्यादा में तुम किसी को भी बेच सकते हो। मतलब किसान जो है वो उसको फोर्स नहीं किया गया कि तुम गवर्नमेंट को ही बेचो, लेकिन अगर गवर्नमेंट ने रख दिया है कि 6 रुपीज़ जो है गेहूं के लिए, है ना, 5 रुपीज़ जो है चावल के लिए प्रति किलो फिक्स कर दिया है, तो उससे कम रेट में आप नहीं बेचना। उससे ज़्यादा रेट मिले तो आप गवर्नमेंट को देने के लिए फोर्स नहीं है ना, आप उसको भी दे सकते हो अगर आपको ज़्यादा दाम मिल रहा है। लेकिन आपको जो मिनिमम 6 रुपये मिलने थे वो आपको अब मिलेगा ही मिलेगा। पहले क्या था, बार्गेनिंग करके ले जाते थे 2 रुपये किलो, मतलब 3 रुपये किलो में। लेकिन जब गवर्नमेंट एमएसपी ले आई तो बोली कि इससे एमएसपी जो भी रहेगा उससे कम प्राइस में नहीं सेल करना है, उससे ज़्यादा मिले तो आप किसी को भी सेल कर सकते हो। अगर वो नहीं मिल रहा है तो जो भी मिनिमम सपोर्ट प्राइस होगा उतने में गवर्नमेंट खरीदेगी। तो इससे क्या हुआ कि फार्मर्स का जो है प्रॉफिट जो है अब इंक्रीज़ हो गया, और इससे फार्मर्स जो है काफ़ी खुश थे कि हमें जो है किसी भी प्रोडक्ट्स को चीप रेट में नहीं बेचना होता है। तो ये आपके कुछ रिफॉर्म्स हैं, जनरल रिफॉर्म्स, जो कि बहुत ज़रूरी थे हमारे एग्रीकल्चर सेक्टर में लाने के लिए, और उससे फार्मर्स का जो है प्रॉफिट हो सके, उसे किसी भी प्रकार की असुविधा ना हो। इसलिए रिफॉर्म्स यानी बदलाव की ज़रूरत बहुत होती है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे टेक्निकल रिफॉर्म्स, जिसमें हम लोग डिस्कस करेंगे ग्रीन रिवोल्यूशन। इससे आप लोग इंट्रोड्यूस हो, उसे हम लोग डिटेल में स्टडी करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। सो आज के लिए इतना ही। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग माई फुल वीडियो।